आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कबहु, कबहु मतलब कभी, कबहु माने कभी। होत मतलब हो जाता है, होत मतलब हो जाता है। सत माने सैकड़ों, सत माने सैकड़ों। चंद, चंद माने चंद्रमा, चंद माने चंद्रमा। कबहु, कबहु मतलब कभी, पहले भी आ चुका है यहाँ पर। कबहु माने कभी। प्रगटत, प्रगटत का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट जिसको कहते हैं, तो प्रगटत माने दिखाई देना। दूरभाजत, देखिए दूरभाजत मतलब दूर भाग जाता है या दूर चला जाता है, दोनों होगा, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। पवन, पवन माने वायु या हवा, पवन माने वायु या हवा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गवन बस, देखिए गवन बस मतलब चलने के कारण। गवन जो है गमन से बना है, तो गवन माने चलना और बस मतलब कारण, तो दोनों को साथ बोलेंगे तो हो जाएगा चलने के कारण। बिंब माने प्रतिबिंब, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वही है, ठीक है। रूप सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रतिबिंब है उसका रूप, ठीक है। जल में यानी कि यमुना के जल में, यमुना के जल में। बहुसाजत, देखिए बहुसाजत मतलब बहुत सुशोभित होता है या बहुत सुंदर दिखता है, दोनों में से कोई एक लेके आप व्याख्या कर सकते हैं। मनु माने मानो, मनु माने मानो। शशि, शशि माने शशि यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। भारी, भारी मतलब भरकर, भारी मतलब भरकर। अनुराग माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम, तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे भारी अनुराग तो प्रेम से भरकर हो जाएगा, प्रेम से भरकर। जमुन माने यमुना, जमुन माने यमुना जो नदी है, ठीक है। जल वही यमुना का जल, कोई दिक्कत नहीं है। लोटत माने लोटना, लोटत माने लोटना। डोले, डोले माने हिलना, डोलना जिसको बोलते हैं ना, डोलना हिलना डोलना, तो डोले मतलब डोलना या हिलना। कै माने या अथवा, दोनों होता है, आप जैसा वाक्य में आप बैठा सकें। तरंग की, सरल है, जो यमुना की तरंग है उसकी जल की जो तरंग है तो तरंग की। डोर मतलब डोरी या धागा, डोर माने डोरी या धागा। हिडोरनी, हिडोरन मतलब झूला झूलना, हिडोरन माने झूला झूलना। करत माने करना, करत माने करना। कलौले, कलौले मतलब क्रीड़ा, खेलना जिसको बोलते हैं, क्रीड़ा करना, झूलते हुए क्रीड़ा करना। कै ऊपर भी आ चुका है, या अथवा। बाल गुड़ी, देखिए बाल गुड़ी का मतलब बच्चों की पतंग या बच्चों के द्वारा उड़ाई गई पतंग, ठीक है, दोनों होता है, अब वाक्य में जैसा आप बैठा सकें। नभ में मतलब आकाश में, नभ में माने आकाश में। उड़ी, उड़ी मतलब उड़ना, उड़ाई गई, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाते हैं वही उड़ी, ठीक है, उड़ाई हुई। सोहत मतलब सुशोभित होते हुए, सोहत मतलब सुशोभित होते हुए। इत उत, इत उत मतलब इधर उधर, इत उत माने इधर उधर। धावत माने दौड़ती, धावत माने दौड़ती, ठीक है। कै या अथवा ऊपर पहले भी 2 बार आ चुका है, ठीक है। अवगाहत, अवगाहत मतलब नहाकर, स्नान करके, नहाकर या स्नान करके। डोलत मतलब डोलना हिलना, पहले भी आ चुका है यहाँ पर, डोलना या हिलना। कोऊ, कोऊ मतलब कोई, कोऊ माने कोई।
ब्रज रमणी, ब्रज रमणी का मतलब ब्रज की नारी, रमणी नारी, ब्रज की नारी, ठीक है। जल यानी कि यमुना का जल, जल माने यमुना का जल। आवत मतलब आ रही है, आवत माने आ रही है या आ रही हो, चाहे जैसे आप वाक्य बना लीजिए। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित यमुना छवि शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यमुना के जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि कभी, कबहु कभी चंद्रमा, चंद्र चंद्रमा, कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में, सत सैकड़ों की संख्या में, कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में हो जाता है, होत हो जाता है। कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में हो जाता है। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे कभी वह दिखाई देता है, प्रगटत दिखाई देता है, कभी वह दिखाई देता है। और कभी वह यमुना के जल की तरंग में छिपकर, इतना भाव के अनुसार आपको अपने से जोड़ना है। ध्यान से सुनिए क्या जोड़ना है। और कभी वह यमुना के जल की तरंग में छिपकर दूर 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 भाग जाता है, भाजत भाग जाता है, या आप कह सकते हैं दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं, लेकिन पहले इस पहली लाइन का भाव मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए पहली लाइन में कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि देखिए यमुना के जल में इस तरह से तरंगे उठ रही हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पर चंद्रमा के कई प्रतिबिंब बने हुए हैं। तो कवि यही कल्पना कर रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में हो गया हो। आगे कवि ये कल्पना करते हैं कि जब लहरें उठती गिरती हैं तो कभी चंद्रमा दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो वही कहते हैं कि कभी वो दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। तीसरी कल्पना कवि ये कहते हैं कि जब लहरें इस तरह से बहती हुई दूर जाती हैं तो कभी चंद्रमा यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दूर भाग रहा है, लहरों में छिप छिप करके वो दूर भाग रहा है। बस यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से हम लोग लाइन पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में हो जाता है। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे कभी वह दिखाई देता है। और कभी वह
यमुना के जल की तरंग में छिपकर। मैंने कहा इतना अपने से जोड़ लीजिए। और कभी वह यमुना के जल की तरंग में छिपकर दूर चला जाता है, या कह सकते हैं दूर भाग जाता है। जो आपको अच्छा लगे एक लिख लीजिए और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। आगे कवि कहते हैं, बहुत ही सरल लाइन है। कवि कहते हैं वायु के, पवन वायु के चलने के, गवन चलने के, वायु के चलने के कारण, बस कारण, वायु के चलने के कारण चंद्रमा का सुंदर, रूप को सुंदर में बदल लीजिए, चंद्रमा का सुंदर प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब यमुना के जल में, जल में यमुना के जल में बहुत ही सुशोभित हो रहा है, साजत सुशोभित हो रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं, लेकिन पहले इसका भाव समझिए। देखिए दूसरी लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो लहर भी उठती है, क्योंकि आपको पता है कि जल में लहरें तभी उठेंगी जब हवा चलेगी, वायु चलेगी। तो कह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो लहरें उठती हैं, और लहरों के उठने गिरने से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बना हुआ है वो भी ऊपर नीचे होता है, और उस समय वो प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत ही सुशोभित होता है। बस यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए लाइन पर चल कर के देखते हैं। तो कवि कहते हैं वायु के चलने के कारण चंद्रमा का सुंदर प्रतिबिंब यमुना के जल में बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलय कय तरंग की डोर हिडोरनि करत कलोलय कय बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती कय अवगाहत डोलत कोउ ब्रज रमणी जल आवती। देखिए इस 4 लाइन की व्याख्या हम लोग एक साथ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इस 4 लाइन में व्याख्या कुछ इस तरह से बन रही है। कवि कह रहे हैं कि कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है, अथवा ऐसा लगता है, या ऐसा लगता है। तो चारों लाइन को एक साथ बोलेंगे तो वाक्य का तारतम्य सही रहेगा। वैसे चाहे तो आप 1 लाइन 2 लाइन करके भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चारों लाइन को एक साथ बोलूँगा। तो देखिए सबसे पहले भाव के अनुसार फिर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या जोड़ करके लिखना है, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा के प्रतिबिंब की इस सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। इतना आपको अपने से जोड़ना है। फिर एक बार सुनिए। चंद्रमा के प्रतिबिंब की इस सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। अब आ जाइए लाइन पर। ऐसा प्रतीत होता है मानो, मनु मानो चंद्रमा, शशि चंद्रमा, मानो चंद्रमा प्रेम में, अनुराग प्रेम में भरकर, मानो चंद्रमा प्रेम में भरकर यमुना के, यमुना के जल में लोटता हुआ डोल रहा है। लोटत डोले, लोटता हुआ डोल रहा है। अथवा तरंग की डोर में, तरंग की डोर में झूला झूलता हुआ, हिडोरन झूला झूलता हुआ क्रीड़ा, कलोले क्रीड़ा कर रहा है। अथवा 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 बच्चों की, बाल बच्चों की उड़ती हुई, उड़ती हुई बच्चों की उड़ती हुई पतंग, गुड़ी पतंग, बच्चों की उड़ती हुई पतंग आकाश में, नभ में, आकाश में सुशोभित होती हुई, सोहत सुशोभित होती हुई इधर उधर दौड़ रही है। अथवा
अथवा ब्रज की कोई स्त्री जल में स्नान करके अवगाहत स्नान करके आती हुई डोल रही है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए चारों लाइन की व्याख्या को फिर से एक बार देखते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले मेरे शब्दों में सुन लीजिए। देखिए इन 4 लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि जो यमुना है जब तरंगे ऐसी उठती गिरती है ना, तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चंद्रमा है वो प्रेम में भर करके यमुना के जल में लौट रहा है। फिर वो कल्पना करते हैं कि ये जो तरंग रूपी डोर है इससे वो झूला झूल रहा है और क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, झूला झूलते हुए खेल रहा है। फिर वो कल्पना करते हैं कि जब ऐसे लहर ऊपर नीचे होती है तो फिर कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की जो पतंग है वह आकाश में उड़ती हुई सुशोभित हो रही है और इधर उधर वो दौड़ रही है। फिर कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रज की जो नारी है वो जल में नहा करके आती हुई डोल रही है। ठीक है, बस यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे करें, चलिए लाइन के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा आपको भाव के अनुसार अपने से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है फिर से एक बार सुनिए। चंद्रमा के प्रतिबिंब की इस सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। अब आ जाइए लाइन पर। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम में भर करके यमुना के जल में लौटता हुआ डोल रहा है। अथवा तरंग की डोर में झूला झूलते हुए क्रीड़ा यानी खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। अथवा बच्चों की उड़ती हुई पतंग आकाश में सुशोभित होती हुई इधर उधर दौड़ रही है। अथवा ब्रज की कोई स्त्री जल में नहा करके आती हुई डोल रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह छप्पय छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक और दृष्टांत ये 4 अलंकार हैं। चारों अलंकार कहाँ पर हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ देखते हैं तो भाजत, साजत, डोलय, लोलय, धावती, आवती, तो यहाँ अंत्यानुप्रास हमको मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पवन गमन में यहाँ भी न है तो यहाँ भी न है, यहाँ पे अंत्यानुप्रास मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ब पहले है, यहाँ ब है तो यहाँ भी हमको अनुप्रास मिल जाता है। तो और जगह आप ढूंढिएगा जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे मनु है तो आपको पता है जहाँ पे मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों ये सब रहते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 2 हो गया। अब तीसरा देखिए यहाँ पे तरंग की डोर का मतलब तरंग रूपी डोर, तो रूपक अलंकार हमको यहाँ दिख जाता है। अब चौथा है दृष्टांत अलंकार। देखिए दृष्टांत अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई जो बात होती है उदाहरण के द्वारा समझाई जाती है। तो यहाँ पे जो है पतंग के उदाहरण से और ब्रज की स्त्री के माध्यम से प्रतिबिंब के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हमको दृष्टांत भी दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि आगे देखा जाए भाषा, तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।